हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आपके सभी परीक्षाओं में यह उपयोगी है और वर्तमान में आपके वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल तथा आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आपको यह टॉपिक। और इस वीडियो में मैं आपके लिए सारे प्रश्न कवर करूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न पिछले पेपर्स में आए हुए हैं एसीएफ में और आरआरबी एनटीपीसी में। मैं आपको एसीएफ का तो आपको फ़ोटो ही दिखा दूंगा कि कौन कौन सा पेपर में आया हुआ है और आरआरबी एनटीपीसी का मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पेपर में आया हुआ है और कौन सा आने योग्य है। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है यह टॉपिक। और आज तक तो बच्चे सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ते थे, उसके अलावा कुछ जानते भी नहीं बहुत सारे बच्चे। लेकिन आज हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और महत्वपूर्ण बातें कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और नए बच्चे जो भी देख रहे हैं हमारे चैनल पढ़ाकू योद्धा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको क्या है समय समय पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। और मैं आपको आज समय समय पर याद दिलाता रहूँगा कि ये लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं शायद। और अब देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रहा है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। और आप लोग जानते ही होंगे कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत आवश्यक होती हैं। और जैसा कि आपको इमेज में दिखाई भी दे रहा है कि सूर्य के जो प्रकाश हैं, किरणें हैं, वो आ रही हैं। तो मैं एकदम सिंपल दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता देता हूँ कि जो पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की मदद से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाते हैं, पौधे भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की सहायता से पौधों द्वारा भोजन बनाया जाता है, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल शब्दों में। अब मैं थोड़ा सा आपको परिभाषा दिखा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देख लीजिए। और मैं पढ़ के आपके लिए बोल देता हूँ कि पौधों में क्या होता है। जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह भी एकदम छोटा सा परिभाषा मैंने आपके लिए लिया है और बहुत ही छोटा सा परिभाषा है, लेकिन इसमें सारी बातें आ गई हैं। अब काम की बातें आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों अपनी। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पत्ते कौन सी विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए अपने पत्तों द्वारा, है ना, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। लेकिन किस विधि द्वारा? प्रसरण द्वारा, विसरण द्वारा या किसी और विधि द्वारा? किस विधि द्वारा, है ना, अपघटन द्वारा। तो वो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन देगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है पत्तियां विसरण द्वारा ग्रहण करती हैं। ठीक है, किसके द्वारा? विसरण द्वारा। वास्तव में दोस्तों पत्तियों में होता है स्टोमेटा, या जिसको रंध्र बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो इसी के माध्यम से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है पौधों द्वारा। स्टोमेटा के माध्यम से पत्तियों के अंदर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जल जो है पौधे जो है जड़ के माध्यम से अवशोषित करते हैं। जैसा कि
आप लोगों को इमेज में दिखाई दे रहा है कि जड़ के माध्यम से, लेकिन जड़ के माध्यम से तो लेते हैं मगर कौन सी विधि द्वारा, तो यह बात भी आप लोग नोट कर लीजिए, प्रसरण द्वारा। ठीक है, प्रसरण द्वारा जल अवशोषित करता है, या पौधे द्वारा प्रसरण की विधि द्वारा जल लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और एक दो बार बोलकर मैं अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में तकलीफ़ ना हो। ठीक है, और आगे अपन चलते हैं। रासायनिक समीकरण जो होता है, केमिकल इक्वेशन जो होता है, वह शो हो रहा है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, एक तरफ ऊपर लिखा हुआ है प्रकाश, नीचे लिखा हुआ है क्लोरोफिल। इसका मतलब यही है कि इन दोनों की उपस्थिति ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हरे पत्तों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, हरे पत्तों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका मतलब यही है कि जो पीली पत्तियां होती हैं, है ना, जो मरी सी पत्तियां होती हैं, वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, पत्तियों की कोशिकाओं में होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना दोस्तों, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक और क्लोरोफिल को बोलते हैं पर्णहरित। तो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है दोस्तों। सोच सकते हैं आप कि पत्तियों की कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। और सभी को पता होता है लगभग आजकल कि क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल के जो केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। जिनको नहीं पता था वो लोग नोट करके रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि रेलवे में पूछा जा चुका है। ठीक है, और अगर और आगे बात बताऊं मैं, तो क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों, या उसी को क्या बोलते हैं, हरित लवक। हरित लवक को रसोई घर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और चूंकि पौधों अधिकांश जो प्रकाश संश्लेषण है पौधों के पत्तियों में ही होता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग। सारी बातें आप लोग नोट करते जाइए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, पौधे की जो हरे भाग होते हैं ना, जैसे बहुत सारे पौधे देखे होंगे आपने जिनका तना भी बहुत सारा भाग क्या होता है, हरा होता है, ऊपरी भाग तो कम से कम हरा होता है। तो वो भाग भी है, वो भी क्या कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। आपने देखा होगा फूलों के जो नीचे जो डंडी सी लगी रहती है जिसमें फूल लगा होता है ना वो भी तो क्या है, हरा होता है। तो हरा होता है तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से तो पौधों की पत्तियों में ही होता है। ठीक है, इसलिए पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और आपके सिलेबस में विशेष रूप से लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है किन कारकों पर निर्भर करता है, उनको मस्त डिटेल से अपन पढ़ेंगे दोस्तों। चार बातें हैं या चार चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं। एक तो आपका प्रकाश है, ठीक है, दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा आपका जल है, और चौथा क्या है, चौथा है आपका तापमान है। ठीक है, चौथा क्या है, आपका तापमान है। और मैं आपको शो करूंगा आपके लिए स्क्रीन पर उसका जो डिटेल है, तो आप लोग घबराइए मत। मैं अभी सिर्फ आपको बता दिया हूँ, प्रकाश है, ताप या तापमान, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये चारों बातें क्या हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं। अभी तो थोड़ा सा रासायनिक समीकरण पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा, और क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा रासायनिक समीकरण विथ डेफिनेशन, और
जैसा कि आपको अगले साइड में दिखाई दे रहा है, पहले तो आपको पहले साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है, ठीक है, ये दोनों मिलकर, है ना, दोनों मिल रहे हैं और इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पाचन तंत्र अगर आपने पढ़ा है मनुष्यों का, तो अंतिम जो उत्पाद है वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में भी। तो उसी प्रकार से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें पौधों में भी ग्लूकोज बनता है दोस्तों। यही ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ आपके पाचन तंत्र वाले वीडियोस में। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और तो ग्लूकोज जो है एक सरल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग याद रखिएगा। और ग्लूकोज हमारे शरीर में भी सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में बनता है मानव शरीर में, और आप लोग देख ही रहे हैं कि पौधों में भी बनता है दोस्तों। अब मैं आपको काम की चीज़ बताता हूँ कि जो हमारे शरीर में या मानव शरीर में संचित ऊर्जा है, ठीक है, वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होती है, संचित रहती है, ठीक है। हमारे शरीर में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। लेकिन जो पौधों में जो संचित ऊर्जा है वो किस रूप में संचित रहती है, स्टार्च के रूप में। और ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। और बहुत सारे ग्लूकोज के अणु मिलकर ही स्टार्च का निर्माण करते हैं, और पौधों में जो ऊर्जा है स्टार्च के रूप में संचित रहती है। और रासायनिक समीकरण को देखिए, ग्लूकोज के साथ जल भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। तो ग्लूकोज तो उनके काम की चीज़ है, किनके, पौधों की, लेकिन जो ऑक्सीजन है उनके लिए वेस्ट है, ठीक है। तो वो लोग क्या कर देते हैं, पत्ती के माध्यम से इसको बाहर कर देते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे ही रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छी बातें आपको जानने को मिल रही हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आगे आपको बहुत सारे प्रश्नों के बारे में जानने को मिलेगा। और आपके सिलेबस में तो एससीएफ के सिलेबस में प्रकाश रासायनिक क्रिया भी दिया हुआ है और डार्क रिएक्शन भी दिया हुआ है, तो उनको भी अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे, तो बने रहिएगा। कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर आएंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया दो भागों में संपन्न होती है, ठीक है। एक डार्क रिएक्शन कहते हैं जिसको, या प्रकाशीन क्रिया, और एक प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है, उसके बाद डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इनको किन वैज्ञानिकों ने अच्छे से बताया, इसके बारे में भी आपको, ठीक है, वैज्ञानिक, इनसे संबंधित वैज्ञानिकों के बारे में भी आपको पूछा गया है, ठीक है, पेपर्स में। तो उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आगे आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले मैं आपके सामने क्लोरोफिल का इमेज लगा रहा हूँ, ठीक है, क्लोरोफिल का इमेज लगा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस वाले भाग में प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है और किस वाले भाग में आपका प्रकाशीन क्रिया होती है, और कौन से भाग को क्या बोलते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपके सामने इमेज दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल का, और सिक्के के समान जो दिखाई दे रही हैं संरचनाएं दोस्तों, ठीक है, उनको बोलते हैं थाइलाकोइड, ठीक है। यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और मैं कहूँ तो प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है, और सिर्फ एक थाइलाकोइड में नहीं दोस्तों, सभी थाइलाकोइड हैं मिलकर ग्रेनम का निर्माण करते हैं। देखिए चित्र में सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं, ग्रेनम या ग्रेना, ठीक है।
इसी में क्या होता है, प्रकाश रासायनिक क्रिया होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का पहला भाग इसी में कंप्लीट होता है। और दूसरा भाग जो है, जो खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इनके अलावा जो खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर दूसरा जो भाग है प्रकाश संश्लेषण का वह कंप्लीट होता है। ठीक है, जो इनके अलावा जो भी स्थान खाली हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, देखिए मैं चित्र में आपके लिए शो कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और यह बातें भी आपसे पूछी जाती हैं कि कौन से भाग में कौन सी क्रिया होती है। आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, ठीक है, विकल्प, और आपसे पूछेगा कि जैसे कि प्रकाशहीन क्रिया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें प्रकाशहीन क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होता है। ठीक है, ऐसा पूछ लेगा आपसे, और उसमें लिख दे रहे ऑप्शन आपको दे देगा कि इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ग्रेना, ठीक है, स्ट्रोमा, तो ऐसे ऑप्शन आपको दे देगा। तो जब भी प्रकाशहीन क्रिया पूछेगा, ठीक है, या डार्क रिएक्शन पूछेगा तो आप बताएंगे स्ट्रोमा में होता है। और जब भी आपको प्रकाश रासायनिक क्रिया बताएगा, है ना, पूछेगा, तो आप बताएंगे कहाँ पर, ग्रेना में। ठीक है, और ऐसा भी प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है दोस्तों कि थैलाकॉइड जो है, ठीक है, थैलाकॉइड किससे संबंधित है, और आपको बहुत सारी क्रियाएं दे देगा, श्वसन, ठीक है, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो अगर आपने पढ़ा है तभी आपको याद रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में थैलाकॉइड, ठीक है, नाम की कोई चीज़ आपने पढ़ी थी, तो आप लोग वहाँ पर टिक लगा देंगे। ठीक है, और आपसे वन संरक्षक के पेपर में निश्चित तौर पर यह पूछा जा सकता है कि प्रकाश रासायनिक जो क्रिया है क्लोरोफिल के किस भाग में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताएंगे ग्रेना, ठीक है, या ग्रेनाम, ग्रेना या ग्रेनाम दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है थैलाकॉइड से मिलकर बनता है। बहुत सारे जो सिक्के समान जो संरचनाएं हैं वो मिलकर ग्रेना बनाती है। और चित्र में देखिए दोस्तों, ये जो ग्रेना है लैमेली नामक संरचनाओं से जुड़ी हुई है आपस में। तो यहाँ भी पूछा जा सकता है कि ये आपस में किस संरचना द्वारा जुड़ी होती हैं। और इमेज में देखिए दोस्तों, दो झिल्लियों से ढका होता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। एक का नाम लिखा हुआ है इनर मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक झिल्ली, और दूसरा का नाम लिखा हुआ है आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं बाह्य झिल्ली। ठीक है, बाह्य या बाहरी झिल्ली। तो ठीक है, आउटर मतलब बाहरी होता है तो कोई समस्या नहीं है, इनर मतलब आंतरिक होता है। ठीक है, और याद रखिएगा मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। तो इस प्रकार क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक दो सतत झिल्लियों से ढकी होती है। ठीक है, या दोहरी झिल्ली युक्त होती है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, जो तो तीन कोशिकांग हैं वो ही, ठीक है, क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली से ढके होते हैं। जैसा कि मनुष्य के जो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, और आपको मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट है पौधों की कोशिकाओं में, और पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में कुछ ही अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, बाकी सेम रहता है। आ जाइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। और आपके स्क्रीन पर इमेज शो हो रहा है इसके डिटेल का, मैं आपको समझाऊंगा, और जो बातें इसमें लिखी हुई है उसको आप लोग पढ़ते जाइएगा। मैं इन बातों से भी कुछ अलग बातें हो सकता है बता दूं, तो उनको ध्यान दीजिएगा। और इन बातों का मैं सार बताता हूं आपको। सबसे पहले प्रकाश को लेकर चलते हैं हम लोग, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक यही है। अगर प्रकाश, ठीक है, नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आपसे अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से
ठीक है। कौन से प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे अवरक्त प्रकाश होता है, पराबैंगनी प्रकाश होता है ना, दृश्य प्रकाश होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दृश्य प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। बाकी जैसे अवरक्त प्रकाश है, पराबैंगनी प्रकाश है, इनमें बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, इनमें बिल्कुल नहीं होती है क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और दृश्य प्रकाश में भी आपसे पूछा जाता है कि किन रंगों में, दृश्य प्रकाश 7 रंगों के होते हैं, आपको पता होगा। तो उन रंगों में से किन रंगों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। तो आप लोग बताएंगे, है ना, नीला और लाल। ठीक है, अक्सर जोड़े में पूछता है नीला लाल, हरी पीली, ऐसे टाइप के विकल्प रहेंगे आपके सामने। और तो आप लोग लगाएंगे नीला और लाल। ठीक है, और आपसे सिर्फ एक रंग पूछे और आपके ऑप्शन में अलग अलग दिया हो, नीला, लाल, बैगनी, है ना, हरा, पीला, ऐसा, तो सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण है वो लाल रंग के प्रकाश में होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नीला और लाल में कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिएगा कि लाल प्रकाश के, है ना, लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। और आप लोग डिटेल में आप लोग पढ़ ही रहे होंगे कि मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ एक बार, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है लाल एवं नीले प्रकाश में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक होती है। जबकि पराबैंगनी, देखिए लिखा हुआ है पराबैंगनी, हरी, पीली एवं अवरक्त प्रकाश में यह बिल्कुल नहीं होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दृश्य प्रकाश के अंतर्गत भी हरी और पीली जो रंग की प्रकाश है उसमें बिल्कुल नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण उनमें बिल्कुल नहीं होता है। और आज तक तो यही पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में होता है, लेकिन अब आपसे पूछ सकता है कि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा बैगनी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा बैगनी। इसमें शायद लिखा नहीं हुआ है, तो आप लोग एक काम करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, और आगे आपके नोट्स में लिखा हुआ है स्क्रीन पर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की निम्न तीव्रता पर तो बढ़ती है, और आगे लिखा हुआ है परंतु जैसे जैसे तीव्रता उच्च होती है यह घटती जाती है। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि जैसे निम्न रहता है पहले, तो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ते जाती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे जैसे तीव्रता बहुत ज़्यादा उच्च जब हो जाती है, तो है ना, तो एक समय के बाद, ठीक है, जैसे जैसे तीव्रता उच्च होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण घटती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यह बात तो शायद नहीं पूछी जाएगी, फिर भी ये नोट्स में दिया हुआ है तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा देखते हैं दोस्तों, ताप भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, और आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ इसका डिटेल, और मैं आपको समझाते जाऊँगा जो भी बात आपको समझने योग्य होगी। प्रकाश संश्लेषण में अनेक एंजाइमों की प्रतिक्रियाएं होती हैं। एंजाइम तापक्रम की एक अनुकूलतम परास सीमा में ही क्रियाशील होते हैं। सही बात है। ठीक है, एंजाइम जो है ताप की एक निश्चित सीमा तक ही क्या होते हैं, एक निश्चित सीमा में ही एक निश्चित अनुकूल सीमा में ही क्रियाशील होते हैं। ठीक है, वही बात यह बोल रहा है। अतः 0 अंश सेंटीग्रेड से 37 अंश सेंटीग्रेड तक तापक्रम बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाती है, परंतु 37 अंश सेल्सियस से उच्च ताप पर यह घट जाती है। तो आपसे शायद पूछा जा सकता है पेपर में कि किस ताप के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है, घट जाती है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है
वो किस ताप के बाद घट जाती है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि स्पेशली आपके वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के सिलेबस में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और अगला अपना जो कारक है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने बताया कि पत्तियों द्वारा स्टोमेटा द्वारा लेता है। ठीक है, और स्टोमेटा द्वारा जब लेता है तो विसरण की विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, और इसमें लिखा हुआ है कि एक निश्चित स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, लेकिन इसके उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जब संतृप्त हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं लेगा कोई भी, तो वही बात है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। कब बढ़ती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने लगती है, लेकिन एक निश्चित स्तर तक जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन उसके उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके विपरीत बढ़ी हुई सांद्रता निरोधी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर ज़्यादा सांद्रता बढ़ गई तो हो सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाए। ठीक है दोस्तों, और एक प्रश्न और इसी से संबंधित आपसे पूछा जाता है, और एक प्रश्न आपसे पूछा गया है एसीएफ में, मैं आपको उसका फ़ोटो दिखाऊंगा इसके बाद। तो आपसे पूछ सकता है कि जो जलीय पौधे हैं वो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, स्थलीय पौधे तो वायुमंडल से ले लेते हैं। तो इसका उत्तर बहुत सिंपल है दोस्तों, लेकिन प्रश्न में जब आ जाता है तो बच्चों को कठिन लगता है, क्योंकि पढ़ा नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जल में जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से ये है ना, कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा ले लेता है। तो आपसे ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा गया था आपके एसीएफ में 2016 में, आपके स्क्रीन पर शो रहा है, देख लीजिए। जलीय जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ये जो है ऑक्सीजन से संबंधित पूछा था। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण जैसा कि आपके सिलेबस में है, तो आगे आपको कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न को एक बार और पढ़ता हूँ। जलीय जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऑप्शन दिया हुआ है वायु से। अब वायु से कहाँ से प्राप्त हो जाएगा जलीय जीव को, है ना, जलाणु से, जल में घुली ऑक्सीजन से। तो देखिए दोस्तों, जल में घुली ऑक्सीजन इसका सही आंसर है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण के लिए जलीय जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनका पूरा शरीर ही, है ना, पूरा भाग ही प्रकाश संश्लेषी होता है। अन्य पौधों के तो सिर्फ पत्ते ही, है ना, अधिकतर मुख्य रूप से जो है पत्ते ही प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं, लेकिन ऐसे कौन से पौधे हैं जिनका पूरा भाग, तो आप लोग याद रखिएगा हाइड्रिला जो होता है जलीय पौधा, है ना, और जो शैवाल होता है ना, हाइड्रिला और शैवाल, इनका पूरा शरीर ही प्रकाश संश्लेषी होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलें आगे, और आगे चलते हैं दोस्तों। अपना अगला कारक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तक तो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं जल को। तो 4 ही कारक होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले, और जिसका आखिरी हम लोग देख रहे हैं जल, वाटर। ठीक है दोस्तों,
और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जल के अभाव की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। होना ही है, क्योंकि आपने देखा ही ना कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण में जल की आवश्यकता होती है, तो उसके अभाव में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो ही जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए जो स्टोमेटा होते हैं ना, ठीक है, जो रंध्र होते हैं, उनको क्या है, पौधे बंद कर देते हैं। जल का जब अभाव होता है तो पौधे रंध्रों को बंद कर देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो। ठीक है, और जब स्टोमेटा को बंद कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले पाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर कम हो जाती है जल के अभाव की स्थिति में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दो अवस्थाएं होती हैं। वह अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है प्रकाश रासायनिक क्रिया और दूसरा है प्रकाशहीन क्रिया। तो ये दो भाग होते हैं और इन दो भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है, और यह भी आपके सिलेबस में भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश रासायनिक क्रिया, और आपकी स्क्रीन पर भी मैंने शो कर दिया है और मैं आपको समझाता हूँ। अब एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो प्रकाश रासायनिक क्रिया है वह क्लोरोफिल के ग्रेना वाले भाग में संपन्न होती है, और क्लोरोफिल को ही हिंदी में क्या कहते हैं, पर्णहरित। ठीक है, तो आपसे पूछेगा प्रश्न में कि प्रकाश जो रासायनिक क्रिया है वह क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होता है, तो आप बताएंगे ग्रेना में। और ग्रेना किन से मिलके बना होता है, मैंने आपको इमेज में दिखाया था, थैलाकोइड से। तो थैलाकोइड किससे संबंधित है, यहाँ भी पूछा जा सकता है, प्रकाश संश्लेषण से। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रकाश रासायनिक क्रिया से संबंधित एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं, रॉबर्ट हील। और इसीलिए इस क्रिया को हील क्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक क्रिया को हील रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का प्रकाश अपघटन होता है दोस्तों। ठीक है, जल का अपघटन तो होता है, लेकिन किसके सहायता से, प्रकाश की सहायता से। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जल का फोटोलाइसिस या जल का प्रकाश अपघटन। इससे एक हाइड्रोजन आयन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। मैं आपको इसका सूत्र दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आप लोग देखिए। ठीक है, और इस प्रकाश अपघटन की क्रिया में कौन सा तत्व उत्प्रेरक होता है, यह प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट है। और अक्सर आपको ऑप्शन में मैग्नीशियम मिलेगा, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर में मैग्नीशियम होता है, और बच्चे अक्सर उसी को टिक कर देते हैं क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। लेकिन आपको जब पूछेगा कि प्रकाश रासायनिक क्रिया के दौरान जल का प्रकाश अपघटन होता है, तो उसमें कौन सा तत्व उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो जानबूझकर वो मैग्नीशियम दिया रहेगा, लेकिन वो नहीं होता है दोस्तों। इस क्रिया में मैग्नीज, ठीक है, इसका जो सिंबल है, संकेत है, वो होता है Mn। ठीक है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है और इसीलिए आपको फंसाता है, और आपके रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वन संरक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन खास करके RRB NTPC के लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे की बात देखते हैं। प्रकाश रासायनिक क्रिया में हमने पढ़ा था कि
हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। तो जल के इसमें गलती से अपचयन लिख दिया है, वो अपघटन है एक्चुअली। अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश द्वारा मिलती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसको बोलते ही हैं जल का प्रकाश अपघटन। ठीक है दोस्तों। और प्रकाश रासायनिक क्रिया द्वारा अंत में ऊर्जा के रूप में ATP बनता है और NADPH निकलता है। ठीक है। जो अंधकार क्रिया में, मतलब आगे वाली जो क्रिया होगी ना, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया या डार्क रिएक्शन, है ना, उसमें काम आएगी, क्योंकि उसमें तो प्रकाश होता नहीं है। ठीक है, प्रकाश होता ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो ऊर्जा के रूप में होना चाहिए। तो यही जो ATP तथा NADPH है, यही क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में काम करते हैं और उस क्रिया को संचालित करते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो डार्क रिएक्शन है उसी का अंतिम उत्पाद जो है ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन होता है। प्रकाश रासायनिक क्रिया में अभी ग्लूकोज ना ही ग्लूकोज बना है और ना ही ऑक्सीजन बना है। तो देखते हैं रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया को। दोस्तों, यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। मैंने आपको बताया ना, इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया से मिलती है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। इस कारण इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया या अंधकार अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ATP तथा NADPH जो पिछली क्रिया में बना है उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इस अभिक्रिया में आगे लिखा भी हुआ है कि इस अभिक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान है ना उत्पन्न NADPH एवं ATP दोनों ही अणुओं का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेटों या ग्लूकोज के संश्लेषण के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब कुछ प्रश्न जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, और उनके उत्तर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला प्रश्न देखिए, 2016 में आया हुआ है, ACF में पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्राप्त ऑक्सीजन पानी से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना, वो जो है पानी के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। ठीक है, या ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है। उसी को उपचयन भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण को ही उपचयन भी बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ग्लूकोज बनता है। तो अगर आपसे पूछे कि किसके अपचयन से ग्लूकोज बनता है, तो आप लोग बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से या रिडक्शन से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को ही शर्करा बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और चूँकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोनों ही क्रियाएं हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपके स्क्रीन पर मैं इसलिए एक इमेज लगा रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक क्या है, उपचयन अपचयन क्रिया है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब रिडक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों। हिंदी में आपके लिए लिखा हुआ है और मैंने इंग्लिश में भी आपको बता दिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है, जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने में उपचयन या ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बनने में,
तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा के निर्माण में होता है। ठीक है, अपचयन या रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग अपने प्रश्न पर चलते हैं और इसमें दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्राप्त ऑक्सीजन पानी से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह बताया? तो दोस्तों अक्सर लोगों को भूल हो जाती है कि रॉबर्ट हिल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित है, तो इसी को बहुत सारे बच्चे टिक करके आ गए थे पिछले बार। लेकिन जो सर्वप्रथम यह बात बताई थी, ठीक है, कि ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है, वो जो है वान नील नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। वान नील नामक वैज्ञानिक ने। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप लोग एकदम ध्यान से याद रखिएगा, रॉबर्ट हिल भूल से कोई भी बच्चा नहीं लगाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक प्रश्न जो 2017 में आया हुआ था, देखिए इसमें पूछा गया है कि जो केल्विन मेल्विन चक्र है किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो प्रकाशहीन क्रिया थी, ठीक है, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, इसका खोज जो है केल्विन मेल्विन जी ने, ठीक है, केल्विन जी ने किया था और बेंसन ने किया था। ठीक है, दोनों मिलकर। तो इसीलिए ये जो मेल्विन केल्विन चक्र बोला जाता है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया को या डार्क रिएक्शन को। तो इसका जो आंसर है प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलकर आपको पूछ सकता है कि बेंसन चक्र किससे संबंधित है, तब भी प्रकाश संश्लेषण ही होगा। ठीक है, किसी भी एक वैज्ञानिक को उठाकर पूछ सकता है या दोनों वैज्ञानिक को भी साथ में मिक्स करके भी पूछ सकता है, क्योंकि जो डार्क रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको केल्विन मेल्विन, है ना, चक्र तो बोलते ही हैं, उसके साथ साथ केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो मेल्विन केल्विन थे और एंडिल बेंसन थे, इन दोनों ने इस चक्र की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। और बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा हुआ था, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी थी कि डार्क रिएक्शन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन आगे थोड़ा सा डीप पूछ सकता है आपसे प्रश्नों को, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो नए बच्चे हमारे चैनल पर आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई प्रश्न होगा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और लाइक कीजिएगा, और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिएगा।